स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 11th बुक से एक्सरसाइज है 6.1 और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बड़े इंटरेस्ट के साथ देखिए, ना कोई बात छूटेगी और ना कोई बात रॉन्ग बताई जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो भाई पहला क्वेश्चन ये है कि चेक द कंटिन्यूटी एट इंडिकेटेड पॉइंट्स, यानी कि इंडिकेटेड पॉइंट पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। एक बार फिर से बता देता हूं मैं कंटिन्यूअस होता क्या है। कंटिन्यूअस ग्राफिकली अगर मैं बताऊं आपको, कंटिन्यूअस फंक्शन उनको बोलते हैं जिनके ग्राफ में कहीं पर भी ब्रेक ना लगे। जैसे अगर आपने इसका ग्राफ बनाया है x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 10 तक, तो 1 से 10 तक अगर आप देखें इसमें तो कहीं पर भी ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है बच्चों। देयरफॉर दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे कोई ब्रेक लग गया तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ग्राफिकली तो ये होता है, ठीक है ना। और एनालिटिकली क्या करना आपने, LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू अगर तीनों सेम आ जाए तो समझो आप उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। आया समझ में। यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर लिमिट x अप्रोच टू 1 fx जो है वो f1 के इक्वल आ जाए बच्चों, तो समझो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। और ये निकालने के दो तरीके होते हैं, मतलब दो बार निकालना पड़ता है ये लिमिट, एक बार LHL और एक बार RHL, ठीक है ना। दो बार चेक करना पड़ेगा आपको, ये दोनों बारी में सेम वैल्यू आए तब जाकर f1 भी सेम आए, तब क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो LHL क्या होती है आप जानते हो 11th क्लास से, लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव fx, और ये क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव और f ऑफ x। तो ये दोनों चेक करनी है आपने, और फिर लास्ट में ये चेक करना है f1। अगर ये तीनों सेम आ जाए तो फंक्शन समझो आप कंटिन्यूअस है। अब बात ये है कि लिमिट को दो तरीके से चेक किया जाता है। एक तो कॉमन लिमिट, सीधी मतलब यहाँ पर LHL RHL चेक किए बिना सीधा 1 पुट किया यहाँ पर और लिमिट निकाल दी। तो और एक केस ये है कि LHL RHL को चेक किया जाता है अलग अलग, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट भी आ सकती हैं। लेकिन बच्चों मोस्टली क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम कॉमन लिमिट निकाल देते हैं LHL RHL डिफरेंट निकालने की बजाय, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कुछ ही फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें LHL और RHL इक्वल नहीं होती, और उस तरह के फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ यहीं पर बता देता हूं, मॉडुलस के साथ विदाउट मोड वाली टर्म आ जाए, ठीक है ना, जैसे मोड x बाई एक्स, x बाई मोड x, x इंटू मोड x, इस तरह के केस में भी LHL RHL को चेक कीजिए आप। दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए, उसमें भी LHL RHL चेक कीजिए आप। तीसरा पीस वाइज फंक्शन आ जाए, पीस वाइज फंक्शन मतलब ये फंक्शन जैसे कि x प्लस 1 व्हेन x लेस देन 0, x माइनस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह का कोई पीस वाइज फंक्शन आ जाए तो उसमें भी आपने LHL RHL को डिफरेंटली चेक करना है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल फंक्शन है बिल्कुल, तो यहाँ पर आप कॉमन लिमिट निकाल सकते हैं। तो कॉमन लिमिट निकाल लेंगे, देखो कॉमन लिमिट निकालने हैं, लिमिट x अप्रोच टू 1 और f ऑफ x मीन्स 2x प्लस 3। तो करना क्या आपने, x की जगह यहाँ पर 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज 5। ये मैंने दोनों लिमिट निकाल दी 5, LHL भी और RHL भी। आप डिफरेंट निकाल कर देखेंगे बिल्कुल सेम आएंगी दोनों, तो निकालने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तीसरी जो टर्म चेक करनी है वो है f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 मीन्स यहाँ पर आपने 1 पुट करना है, प्लस 3 है यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा 5। तो सिंस लिमिट x अप्रोच टू 1 fx is equal to f of 1 that is equal to 5, therefore function is continuous at x equal to 5, यानी कि 5 पर क्या हो जाएगा आपका फंक्शन कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे यहाँ पर -3 और 5 पर दो क्वेश्चन है, दोनों पर चेक करना आपने। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं -3 पर, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू -3 एंड स्टेटमेंट है 5x माइनस 3, यहाँ पर -3 पुट करेंगे, -15 -3 यानी कि -18।
अब एफ ऑफ ए चेक करना आपने, एफ ऑफ -3 यानी कि यहाँ पर -3 रखेंगे तो ये -3 यानी कि ये भी -18 हो गया। तो ठीक ऐसे ही लिख देना आपने, लिमिट एक्स अप्रोच टू -3 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ -3 इक्वल टू -18, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -3। ठीक है ना, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -3। अब चेक करेंगे हम एट एक्स इक्वल टू 5 पर। 5 पर चेक कैसे करना है, ठीक वही मेथड, सेम टू सेम, लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 एफ एक्स क्या आपका 5x -3। तो यहां पर 5 पुट करेंगे, 25 -3 यानी कि 22। और फिर चेक करना आपने एफ ऑफ 5, तो सीधा यहां पर 5 पुट करेंगे, 25 -3 यानी कि 22। तो सिंस लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 5 एंड बोथ आर इक्वल टू 25, देयरफॉर फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। तो ये जो फंक्शन है -3 पर भी कंटिन्यूअस है और 5 पर भी, ये फंक्शन 1 पर भी कंटिन्यूअस है। और ओवरऑल मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये आप जैसे 10th क्लास से जानते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है बच्चों, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है कि उसका ग्राफ कभी भी टूटता नहीं बीच में से, और ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो हर किसी रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस होगा, ये कभी भी कहीं पर भी आ जाए आपके सामने तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा सभी रियल नंबर के ऊपर, और ये भी कंटिन्यूअस होगा सभी रियल नंबर के ऊपर, क्योंकि दोनों के दोनों सेम टू सेम क्या है, लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स दे रखे हैं एक्स रेज टू द एन, और एक्स की वैल्यू n के ऊपर आपने चेक करना है, बल्कि प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, तो बच्चों LHL RHL चेक करने की इसकी भी जरूरत नहीं है आपको, n पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है उसने, तो डायरेक्ट आप कॉमन लिमिट चेक कर सकते हो। देखो कॉमन लिमिट मतलब LHL RHL दोनों एक साथ, तो भाई यहां पर आपने n रखना, देखो n रेज टू द n, और ये क्या है, एग्जिस्ट करता है डेफिनेटली। ठीक है ना, एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि भाई n एक पॉजिटिव इंटीजर है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों को बेस और पावर बनाएंगे तो एग्जिस्ट करेगा, ये डेफिनेटली एक रियल नंबर आएगा, इमेजिनरी नहीं आएगा ना। उसके बाद जो है अब एफ ऑफ ए चेक करना आपने, यानी कि एफ ऑफ एन, तो वो भी क्या हो जाएगा, एन रेज टू द एन, और ये भी क्या करता है, एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट करने के साथ साथ दोनों क्या हो गए, इक्वल भी हो गए। ठीक है ना, सिंस लिमिट एक्स अप्रोच टू एन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एन, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। तो ये प्रूव हो गया बच्चों कि ये फंक्शन भी n के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, आपने इसको चेक एग्जामिन करना है कि 2 के ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखो भाई कॉमन लिमिट निकाल देता हूं मैं दोनों के लिए, यहां पर कोई खतरा नहीं हमारे को कॉमन लिमिट निकालने का, दोनों लिमिट डेफिनेटली इक्वल है। वो कुछ ही केस होते हैं जिसमें इक्वल नहीं होने के चांस होते हैं, वो मैं आपको बता चुका है, आगे भी आएंगे स्टेटमेंट क्लियर कर दूंगा बिल्कुल, कि किस तरह के स्टेटमेंट में आपने LHL RHL को जरूर चेक करना है सेपरेटली। तो भाई देखो सबसे पहले क्या है कि लिमिट पुट करना होता है, यहाँ पर लिमिट पुट किया हमने, तो ये क्या आ गया, 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म क्या होती, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मींस कि भाई इसके जो आंसर है वो फिक्स नहीं, आंसर इसके कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप 0 को 0 से कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगर आपके पास 0/0 है तो आप इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है ना, तो वो 0 ही रहेगा, लेकिन फाइनाइट नंबर हो बच्चों, 0 को किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया, देखो मतलब आपके पास क्या था, 0/0 था, आपने इसको ऐसे लिख लिया और फिर 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। मान लो आपके पास 0/0 है और आपने लोअर पार्ट वाली 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा भी कर सकते हो आप।
फिर कैंसिल करेंगे 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह के केस को बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इन्फिनिटी अलग होता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म अलग होता है। इन्फिनिटी कौन होता है? 1/0, -1/0, 2/0, 3/0, 4/0, ये सारे क्या होते हैं? इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है ना। सारे के सारे प्लस माइनस सॉरी ये सारे क्या होते हैं? इन्फिनिटी, ठीक है ना। आया समझ? इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट फॉर्म अलग चीज होती है। 11th में आपने पढ़ा था लिमिट एंड डेरिवेटिव में, तो यहाँ पर 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, तो उसमें से एक ये बार बार अपने सामने आएगी 0/0। तो जब भी लिमिट अप्लाई करने के बाद 0/0 बन जाता है तो आपने क्या करना है? 11th क्लास में आपको बताया गया था, मैं दोबारा से बता देता हूं। आपने मेथड अप्लाई करने बच्चों, सब्स्टिट्यूशन करना है। इनके LHL RHL निकालनी है। एक बार x की जगह 2 - h, एक बार x की जगह 2 + h पुट करके वैल्यू निकालनी है। दूसरा फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर करके कैंसिल करने हैं। तीसरा रैशनलाइज करना इनको और फिर लिमिट अप्लाई करनी है। और चौथा है बायनोमियल एक्सपेंशन, जो यहाँ पर नहीं लगेगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो मैं बल्कि इस क्वेश्चन को हर तरीके से करवाऊंगा आपको। पहले आंसर तक पहुंच जाते हैं सिंपल मेथड से। तो अगर 0/0 फॉर्म आ जाए बच्चों, तो अब आपने इसको क्या कर लेना? फैक्टराइज। अपर पार्ट के फैक्टर हो गए x - 2 और x + 2, ठीक है ना। और लोअर पार्ट में क्या है? x - 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा इससे। हर अलजेब्रिक क्वेश्चन की गारंटी है, अगर 0/0 फॉर्म बनने लग रहा है तो लिमिट उठाओ आप यहाँ से, लिमिट जो भी है आपकी, तो यहाँ पर आपने माइनस का साइन लगा देना, यानी कि x - 2 जरूर कैंसिल होगा ऊपर नीचे से। हर क्वेश्चन की गारंटी है। मान लो लिमिट आपकी ये है तो x + 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, ठीक है ना। तो देखो जैसे इसमें हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। 2 + 2 क्या हो गया? 4। अब बात आप ये उठाएंगे यहाँ पर कि भाई स्टेटमेंट ये दे रखी थी तो लिमिट इसमें पुट करनी थी, हमने उसमें पुट क्यों की? ठीक है ना। लिमिट इसमें पुट करनी थी, उसमें लिमिट क्यों पुट की हमने? तो उसका रीजन ये है भाई कि बच्चों ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है जिसमें हमने लिमिट पुट की है, देखो ये फंक्शन बन गया यहां पर आपका x + 2। तो यहां पर 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है, देखो ये दोनों जो फंक्शन है ये सेम वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं आपको। जैसे आप यहाँ पर 1 रखेंगे ना तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पर 1 रखने से ये भी 3 आ जाएगा। 5 रखोगे ये आ जाएगा 7, यहाँ पर 5 रख के देखोगे आप 7 ही आएगा। 8 रखेंगे आप यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 8 रखने से 10 आएगा। 9 रखेंगे यहाँ पर ये 11 आ जाएगा, ये भी 11 आ जाएगा। रख के देख लीजिए, ठीक है ना। 2 रखने के, अब जब सभी वैल्यू रखने के बाद सेम वैल्यू देने लग रहे हैं, यानी कि x की कोई भी वैल्यू दोनों में रखने से दोनों का आंसर सेम आने लग रहा है तो 2 पर भी तो आएगा ना। आया समझ में? अब 2 अगर मैं इसमें रखता हूं तो ये 4 देता है, और ये आपको अभी दिखाया था मैंने, लाखों करोड़ों आंसर देता है। तो वैलिड कौन सा हो जाएगा? 4 वाला, ठीक है ना। इसलिए हमने स्टेटमेंट को बदल दिया, और स्टेटमेंट को ऐसे हम बदल सकते हैं इस तरह के केस में, क्योंकि ये दोनों जो हैं x² - 4/x - 2 एंड x + 2, ये दोनों जो फंक्शन है ये सेम वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं आपको हर किसी सेम वैल्यू को रखने के बाद। यहाँ पर तो 2 पर भी सेम वैल्यू प्रोवाइड करवाएंगे ना, जब सभी पर करवाते हैं तो 2 पर ये क्या करवाता है? 4, और ये क्या करवाता है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट वैल्यूज जो आती हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी, लेकिन उससे वैल्यू कितनी आ जाएंगी? कैंसिल होकर बहुत सारी वैल्यू, इसीलिए तो इनडिटरमिनेट नाम पड़ा है इसका। तो भाई अब वैल्यू इसकी हम कंसीडर करेंगे जो यहां से वैल्यू आई है, तो यानी कि इसकी वो यूनिक वैल्यू कौन सी है? 4, जो एक्चुअली में आएगी। इससे बाकी की एक्स्ट्रा वैल्यू आने लग रही है। तो देखो लिमिट मैंने निकाल दी, अब f(a) निकालता हूं मैं। तो f(a) निकालने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी उसने दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो भाई जो लिमिट थी आपकी, लिमिट x अप्रोच टू 2 f(x), वो किसके इक्वल आ गई? f(2) के इक्वल, यानी कि दोनों का आंसर कितना आया? 0। देयरफॉर फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। ठीक है ना, आया समझ, क्वेश्चन हो गया ना। अब मैंने आपको बोला कि सभी मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूं। मेथड कौन कौन से मैं बता देता हूं। देखो, फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, जिससे मैंने कर दिया ये। सेकंड मेथड है एलिमिनेशन। थर्ड मेथड है सब्स्टिट्यूशन। और फोर्थ मेथड है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। और फिफ्थ है बच्चों प्रॉपर्टीज यूज करके, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। और सिक्स मेथड है जो मेरा फेवरेट है, वो है एल हॉस्पिटल। ठीक है ना, लैंग्रेज हॉस्पिटल, लैंग्रेज मैथमेटिशियन है था भाई। तो फैक्टराइजेशन तो मैंने करवा ही दिया आपको। फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं देखो, अपर पार्ट के फैक्टर कर दिए थे मैंने, तो फैक्टराइजेशन से हो गया क्वेश्चन और आंसर आ गया था 4। अब करवाता हूं एलिमिनेशन से। देखो, ये सारे मेथड तब अप्लाई करने हैं बच्चों जब इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए, वरना डायरेक्ट आंसर निकालना आपने कहीं स्टेटमेंट देखो और ये मेथड अप्लाई करने लग जाओ। ये मेथड तभी अप्लाई करने हैं स्टेटमेंट के ऊपर लिमिट में, जब क्या है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए। तो रैशनलाइज किया मैंने इसको, देखो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड x प्लस 2 एज इट इज, और लोअर पार्ट का प्रोडक्ट किया एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर लिमिट भरेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये सेकंड मेथड हो गया आपका एलिमिनेशन। थर्ड मेथड लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन से कैसे करना, देखो पुट कर लेना आपने x, एक बार ये उठाओ, आप जो भी लिमिट दे रखी है ऐसी की ऐसी यहाँ पर लिखना आपने। तो यहाँ पर इक्वल लगा देना, यहाँ पर प्लस h या माइनस h करके पुट कर देना। LHL RHL निकाल रहे हो तो दोनों पुट करना पड़ेगा आपने, 2 माइनस एच भी 2 प्लस एच भी। लेकिन एक लिमिट अगर आप निकालना चाहते हो तो एक लिमिट आ जाएगी इससे। ये क्या है, x की जगह मैंने क्या पुट किया 2 प्लस एच। देखो जहां जहां x मिले वहां पर आपने 2 प्लस एच पुट कर देना है। यहाँ पर 2 प्लस एच माइनस 4, यहाँ पर 2 प्लस एच माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। लिमिट h अप्रोच टू 0, ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2ab, और माइनस 4 ऑलरेडी है यहाँ पर और h ये रहा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, h कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है ना, तो यहाँ पर बच जाएगा h प्लस 4, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है ना, सेम टू सेम आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट मेथड है बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो इसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन इस स्टेटमेंट के ऊपर नहीं लगेगा बच्चों। a प्लस बी आई माइनस बी का कि n पावर होती है उसमें लगती बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, तो उनमें से यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होने लग रही है ये वाली। मतलब आपने स्टेटमेंट को इस फॉर्म में बना लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा n a की n माइनस 1। तो बनाते हैं ऐसे, देखो लिमिट x अप्रोच टू 2 है, यहाँ पर x स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर कर देंगे हम, और नीचे x माइनस 2। तो देखो सेम टू सेम प्रॉपर्टी हो गई ना। तो करना क्या है, इसकी पावर सामने लेकर आनी है और इसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4। ये थी प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है ना, और लास्ट मैंने बताया एल हॉस्पिटल, जो फेवरेट है मेरा और कंपटीशन में यूज होता है। भाई यहाँ पर आप यूज कर भी नहीं सकते इसको सिलेबस में CBSE में। ठीक है ना, कोई आपकी मार्क्स डिडक्ट कर सकता है।
तो एल हॉस्पिटल मैं अपनी तरफ से आपको मतलब प्रेफर नहीं करता कि भाई आप एग्जाम में यूज करो इसको, ठीक है ना। मैं केवल ये कंपटीशन के लिए प्रेफर करता हूँ कि कंपटीशन में यूज कर सकते हो आप, सीबीएसई के एग्जाम में यूज मत करना इसको, ठीक है ना। करना क्या होता है इसमें, एल हॉस्पिटल में जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए तभी ये अप्लाई करना होता है। तो करना क्या है, अपर पार्ट का डेरिवेटिव अपर पार्ट में लिखना आपने, जैसे 2x माइनस 0, और लोअर पार्ट का लोअर पार्ट में। वैसे ऐसे डेरिवेटिव होता नहीं, पी वाई क्यू की फॉर्म में हो तो डेरिवेटिव होता है लोअर पार्ट का स्क्वायर, फिर लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज, लोअर का डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पर आप एल हॉस्पिटल में ये ट्रिक है, ऐसा कर सकते हो। यहाँ पर अपर पार्ट का डेरिवेटिव अपर पार्ट में, लोअर का लोअर में। अब क्या है कि अब इसमें आप लिमिट भर सकते हो। देखो क्या बन गया, ये 2x/1 बन गया। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 2 रख सकते हो x की जगह, क्या आ जाएगा 4। अगर फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो दोबारा से एक बार और एल हॉस्पिटल लगा देना है, फिर आ जाए तो फिर एक बार और लगा देना है। मतलब अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आती रहे तो आप एल हॉस्पिटल लगाते रहना। कई कई क्वेश्चन में 3-4 बार भी लगाना पड़ सकता है ये, ठीक है ना। तो ये सारे मेथड जब यूज करने आपने जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 4th क्वेश्चन। इसमें भी आपने चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है 3 के ऊपर। तो भाई कॉमन लिमिट निकालता हूं मैं। देखो लिमिट x अप्रोच टू 3 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3। तो x की जगह 3 पुट करेंगे यहाँ पर, 9 माइनस 3 माइनस 6, 9 माइनस 6 माइनस 3, तो ये आ गया 0/0 फॉर्म। तो जब भी ऐसी फॉर्म आ जाए तो मैंने आपके लिए 6 मेथड प्रोवाइड करवाए हैं, उनमें से 6 एल हॉस्पिटल सीबीएसई के एग्जाम में नहीं करना, बाकी 5 कर सकते हो। तो इस पर मैं क्या कर देता हूं, देखो फैक्टराइजेशन ही मैं बार बार यूज करूंगा बच्चों, क्योंकि देखो फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया उसमें भी एक ट्रिक है कि ये क्या बन गया, 3 को लेफ्ट मिलाने के बाद x माइनस 3, तो डेफिनेट सी बात है ये भी x माइनस 3 से कैंसिल होगा और ये भी x माइनस 3 से, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर x माइनस 3 जरूर होगा। तो फैक्टर तो आप कर ही सकते हो बेटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अपर पार्ट का एक फैक्टर डेफिनेटली x माइनस 3 आएगा, तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा x प्लस 2। लोअर पार्ट में भी एक फैक्टर डेफिनेटली x माइनस 3 आएगा, करके देख लेना। दूसरा फैक्टर आ जाएगा x प्लस 1। तो भाई ये इससे कैंसिल हो गया, और अब इसके अंदर लिमिट अप्लाई करेंगे हम। x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 बच गया ये। अब x की जगह यहाँ पर 3 पुट करेंगे, और ठीक ऐसे x की जगह यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। लेकिन क्या है कि बच्चों f ऑफ 3 जो है वो 5/3 दे रखे है उसने, बट f ऑफ 3 इक्वल टू 5/3 सिंस लिमिट x अप्रोच टू 3 fx is not equal to f of 3, therefore given function is not continuous at x equal to 3। ठीक है ना, 3 के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है बच्चों, क्योंकि दोनों लिमिट तो इक्वल आ गई। देखो दोनों लिमिट यही आएंगी, LHL आप निकाल कर देख लीजिए, RHL दोनों 5/4 आएंगी, जबकि f ऑफ 3 जो है वो 5/3 आया, बल्कि दे रखा है उसने। तो ये होगा डिसकंटिन्यूअस। वैसे तो एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे कि डिसकंटिन्यूटी की काइंड बताइए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वो होती है जिसमें LHL RHL इक्वल हो, जबकि f ऑफ 3 के इक्वल ना हो, यानी कि f ऑफ a के इक्वल ना हो। LHL RHL एग्जिस्ट करती हो और इक्वल हो, और वो दोनों f ऑफ a के इक्वल ना हो, तो इस तरह के केस में जो डिसकंटिन्यूटी बनती है उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। यानी कि इस तरह की कंटिन्यूटी को, फर्स्ट काइंड नहीं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह के केस में इसको रिमूव किया जा सकता है, मतलब f ऑफ 3 पर इसकी वैल्यू बदलकर इसको रिमूव किया जा सकता है, यानी कि कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। इसको चेक करना बच्चों आपने कि 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं ये फंक्शन।
तो देखो लिमिट निकालते हैं सबसे पहले। लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 2x बाई साइन 3x। तो भाई यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, साइन 0 क्या हो जाएगा 0 और साइन 0 क्या हो जाएगा 0, 0 बाई 0 फॉर्म हो गई। अब क्या करते हैं बच्चों, चाहे तो आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, फिर लिमिट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं वो फार्मूला ना लगाकर प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो 11th क्लास में हमने प्रॉपर्टी सीखी थी। देखो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ये क्या होता है 1 के इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, ठीक है ना, आए समझ में। तो उसके लिए क्या है बच्चों, जो भी एंगल दे रखा है उसी से डिवाइड करना जरूरी होता है। तो साइन 2x जो है इसको मैंने 2x से डिवाइड कर दिया, 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक ऐसे ही जो साइन 3x था उसको मैंने 3x से डिवाइड कर दिया और 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कैंसिल हो गया बच्चों और 2/3 लिमिट से बाहर निकल जाएगा। जैसा कि आप जानते हो कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं होती लिमिट अप्लाई, जैसे देखो लिमिट x अप्रोच टू 2 है और यहाँ पर 2/3 है, तो इसका मीनिंग ये है कि x जैसे जैसे 2 को अप्रोच करेगा, मतलब 2 के नजदीक होगा, तो 2/3 किसके नजदीक होगा, तो ये तो वहीं पर रहेगा, कांस्टेंट कभी चेंज होता नहीं। तो इसलिए कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई होती नहीं बच्चों। अब लिमिट जो है अपर पार्ट पर अलग अप्लाई कर देंगे हम और लोअर पार्ट पर अलग। बेसिक में मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, और जबकि 11th क्लास का टॉपिक है ये। fx बाई जी एक्स दे रखा है अगर, और लिमिट अगर कॉमन लिमिट है इसके बाहर, तो लिमिट दोनों के ऊपर अलग से अप्लाई हो जाएगी बच्चों। 11th क्लास में पढ़ा था ये हमने, लिमिट x अप्रोच टू a जी एक्स, ठीक है ना, आया समझ में। तो ठीक ऐसे ही अपर पार्ट पर मैंने लिमिट अलग अप्लाई कर दी और लोअर पार्ट पर अलग कर देता हूं। ये है 2x यहाँ पर डिवाइडेड बाई लिमिट x अप्रोच टू 2 एंड 2 की बजाय लिमिट है बच्चों 0, ठीक है ना। 2 मैंने गलत बोल गया, यहाँ पर भी 2 का एग्जांपल दे दिया। तो लिमिट क्या है 0। लिमिट चाहे कुछ भी हो, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट लगती नहीं। तो ये आ जाएगा साइन 3x बाई 3x। अब देखो बच्चों प्रॉपर्टी तब लगेगी जब ये तीनों की तीनों जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम होंगी। ये तीनों टर्म, जैसे जो एंगल है यहाँ पर, जो कोफिशिएंट है यहाँ पर जो है, ये तीनों जब तक सेम नहीं होंगी जब तक लिमिट नहीं लगेगी। तो इसमें ये दोनों तो सेम है देखो बच्चों, लेकिन यहाँ पर 2x नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से इधर, ठीक है ना। तो अब ये लिमिट अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर। ठीक ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर देखो 3x सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर 3x नहीं है, तो 3 से इधर कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 3 से इधर। तो ये भी क्या हो जाएगा अब 1, और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है ना। और f ऑफ a जब क्वेश्चन ने दे रखा है, f ऑफ a दे रखा है 2, तो सिंस लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x is not equal to f of 0, therefore function is discontinuous, ठीक है ना, discontinuous at x equal to 0। तो भाई बच्चों यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी की काइंड मैं अगर बताऊं तो ये है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे कंटिन्यूटी की, डिसकंटिन्यूटी की काइंड बताइए, बीएससी में पूछा जाता है, ठीक है ना, कि डिसकंटिन्यूटी की काइंड बताइए। तो ये है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसमें LHL RHL इक्वल हो, यानी कि लिमिट दोनों सेम हो, जबकि f ऑफ a से वो दोनों क्या हो डिफरेंट, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। 4 पार्ट हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट है 1 माइनस कोस 4x बाई एक्स स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0 fx इज इक्वल टू 8। यानी कि LHL RHL चेक करता हूं मैं इसको। देखो इस क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट की लिमिट x अप्रोच टू 0। तो भाई 1 माइनस कोस 4x का फार्मूला होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर 2x। और फार्मूला मैंने क्यों लगाया, सबसे पहले आपने ये बात चेक करनी है कि यहाँ पर हमने 0 पुट करके दिखाना है, यहाँ पर 0, तो ये आ जाएगा कोस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म हो गया। तो तब जाकर मैंने 1 माइनस कोस 4x का फार्मूला यूज किया।
फार्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है वो इस तरीके से होता है 1 माइनस कोस 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हमने यूज किया, तो जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। फार्मूला यूज करने से पहले आपने यहाँ पर लिमिट अप्लाई करके दिखानी है। तो भाई बच्चों सबसे पहले इस 2 को बाहर निकाल लेता हूं मैं, कांस्टेंट के ऊपर कभी लिमिट नहीं लग सकती, और ये साइन 2x का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। तो भाई बच्चों नीचे है एक्स स्क्वायर, तो नीचे जो है 2x का स्क्वायर बनना चाहिए भाई बच्चों। यहाँ पर 2x है, मतलब पावर के अंदर है ये साइन, तो यहाँ पर आप 4x स्क्वायर बनाएंगे तब ये स्क्वायर के अंदर जा पाएगा, तो इसलिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। यानी कि आपने ये देखना है, देखो इस प्रॉपर्टी में साइन एक्स बाई एक्स वाली प्रॉपर्टी में लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, जो भी एंगल है उसी बिल्कुल सेम टू सेम वो लोअर पार्ट में कोफिशिएंट हो। मान लो यहाँ पर 3 है, साइन क्यूब है, तो जब तक एक्स क्यूब नहीं होगा जब तक काम नहीं चलेगा। मतलब जितनी पावर साइन के ऊपर है उतनी पावर नीचे चाहिए हमारे को कोफिशिएंट में। तो साइन के ऊपर 2 पावर थी, तो मेरे को 2x जो इसका एंगल है 2x के ऊपर 2 पावर की जरूरत थी, जो कि 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 0। देखो अपर पार्ट में साइन 2x का स्क्वायर, लोअर पार्ट में 2x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या है कि कंप्लीट स्क्वायर लगा सकते हैं हम इसके ऊपर। और ये बात आपने +1 क्लास में पढ़ ली थी बेटा कि पावर के अंदर भी जो लिमिट है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। पावर के अंदर चली जाएगी लिमिट इस तरीके से। अब भाई यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x, तो यहाँ जब तक 2x नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, 2 से इधर किया। अब ये प्रॉपर्टी लगी यहाँ पर, ये क्या हो गया 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो ये आ गया 8। एफ ऑफ ए क्या है आपका 8, एफ ऑफ ए भी 8 है और ये भी 8 है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 0 के ऊपर कंटिन्यूअस। लिख देना है इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है बच्चों। सेकंड सीधी सीधी प्रॉपर्टी लग जाएगी। देखो अब ये पीस वाइज फंक्शन आ गया, इसमें LHL RHL निकालनी कंपलसरी है। अगर आप एक लिमिट निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो देखो व्हेन x लेस देन 0, तो लेस किस तरफ होता है लेफ्ट साइड में, तो यहां पर लगेगी लेफ्ट हैंड लिमिट साइन x बाई एक्स। तो भाई साइन x बाई एक्स जानते हो आप, सीधा क्या होता है 1, ठीक है ना, प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने। और RHL और एफ ऑफ ए कोई भी चीज निकाल सकते हो, इक्वल है नहीं बेटा ये, नहीं भाई इक्वल है क्योंकि 0 रखना आपने यहाँ पर। तो अब निकालेंगे RHL। RHL क्यों निकाल रहे हैं, x जो है वो 0 से ग्रेटर होगा तो RHL निकालनी पड़ेगी आपने, ठीक है ना। ये है लिमिट x अप्रोच टू RHL, यानी कि राइट साइड में 0 से बड़ा, किसी नंबर से बड़ा, 0 जरूर नहीं किसी से बड़ा, तो राइट साइड में होगा, किसी से छोटा लेफ्ट साइड में होगा। तो लेस दे रखा हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, और राइट ग्रेटर दे रखा है तो राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो 0 से ग्रेटर पर ये हो गया, फंक्शन है आपका x प्लस 1, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये आ गया 1, दोनों इक्वल हो गए। अब तीसरी जो टर्म निकालनी वो निकालनी है एफ ऑफ 0 एट x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 पर क्या है फंक्शन, देखो इक्वल पर भी x प्लस 1 है, तो यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 1। तो अब आपने लिखना है सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0 आर सेम विच आर ऑल इक्वल टू 1, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। या फिर ऐसा लिखिए यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम नेगेटिव fx, limit x approach to 0 from positive fx is equal to f of 0, therefore function is continuous at x equal to 0, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट इसका। तो भाई थर्ड पार्ट है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बच्चों, ठीक है ना। x cos 1 बाई एक्स, बड़ी बारीक बात आप इसमें सीख जाएंगे इस क्वेश्चन को करने से। 1 बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0,
और 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो मैं लिमिट चेक करता हूं भाई LHL। वैसे कॉमन लिमिट निकाल सकते हो आप, निकालना चाहें तो कॉमन लिमिट भी निकल जाएगी। देखो अब मैंने LHL लिख दिया तो LHL ही निकालता हूं। लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव फ्रॉम नेगेटिव साइड cos 1 बाई एक्स। तो आपने क्या है यहाँ पर 0 पुट करना बच्चों। देखो cos 1 बाई 0, ठीक है ना। अब बात ये है सामने कि शायद आपने सुना भी हो किसी से कि 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, जबकि ऐसा गलत है बच्चों। 0 इंटू समथिंग 0 नहीं होता। देखो 0 इंटू समथिंग जो है वो कुछ भी हो सकता है। समथिंग तो कुछ भी है ना, तो 0 इंटू समथिंग तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इन्फिनिटी है ये, तो इसको 1/0 लिखोगे आप तो 1 आएगा। इन्फिनिटी को 2/0 भी तो लिखते हैं ना, अभी अभी बताया था मैंने, तो 2 आएगा। 0 को 3/0 भी लिखते हैं ना, तो 3 आएगा। तो 0 इंटू समथिंग तो कुछ भी आ सकता है भाई, ठीक है ना। ये बात बताई थी अपने देश के मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन ने। टीचर्स जो है वो ऐसे ही बोला करते कि 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, जैसा कि अब भी कुछ टीचर बोल देते हैं, ठीक है ना, अनजाने में या फिर जानबूझकर ही। तो भाई वो जो मैथमेटिशियन था फेमस अपने देश का, वो 7th क्लास में उसने टीचर को चैलेंज कर दिया था कि 0 इंटू समथिंग 0 नहीं होता सर जी, 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी 0 होता है। 0 इंटू समथिंग तो मैं कुछ भी निकाल कर दिखा सकता हूँ उसको। तो ये सारी की सारी टर्म्स उन्होंने निकाल कर दिखाए उनको, ठीक है ना। उसके बाद से सभी टीचर्स ने और सभी ने मैथमेटिक्स स्कॉलर्स ने, मैथमेटिक्स स्टूडेंट ने बोलना स्टार्ट किया 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी ही 0 होगा, 0 इंटू इन्फिनिटी 0 नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है वो। तो बच्चों अब इसका आंसर निकालना हमने, देखो तो अब बात करते हैं इसकी। अब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनफाइनाइट एंगल है, इनफाइनाइट एंगल जो कि है, लेकिन आप ये देखो कि कोस जो है उसकी बेचारे की औकात कहां से कहां तक होती है। तो कोस की जो रेंज है वो -1 से +1 तक ही होती है, ठीक है ना। ना -1 से छोटी वैल्यू आएगी, ना +1 से बड़ी आएगी वैल्यू। एंगल चाहे उसका कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एंगल क्या करेगा बेटा, देखो एंगल तो ये करेगा, जैसे 0 डिग्री का एंगल ये हो गया, 10 का ये हो गया, 30 का ये हो गया, 60 का ये हो गया, 90 का ये हो गया, 180 का ये हो गया, 270 का ये हो गया, 360 का ये हो गया। तो 360 का एंगल आया तो कहां पर, वापस 0 वाले पर आ गया ना। ऐसे कितने चक्कर लगाते रहो आप, इनफाइनाइट चक्कर लगा दो, इनफाइनाइट कितने भी चक्कर लगा दो आप, एंगल बढ़ता रहेगा। एंगल बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा कोस के ऊपर, उसकी वैल्यू तो कहां पर आनी है, -1 से +1 तक। और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि -1 से +1 तक के बीच में जो क्वांटिटी होती है वो फाइनाइट होती है, फाइनाइट क्वांटिटी होती है। तो 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1। तो भाई बच्चों ये 0 था, और cos 1/0 एंगल कितना भी बड़ा हो उसका क्यों ना हो, उसकी वैल्यू -1 से +1 में आएगी। तो -1 से +1 में फाइनाइट क्वांटिटी होती है। तो ये क्या आ जाएगा आंसर आपका 0। अब RHL निकाल देता हूं। देखो RHL में करना क्या होगा, बस ये तो करना आपने, तो ठीक वही आ गया। तो LHL RHL सेम आ गई। और अब लास्ट में निकाल देता हूं f(0), जो कि निकालने की जरूरत नहीं, उसने दे ही रखा है 0। तो वे बच्चों LHL RHL f(a) तीनों की तीनों वैल्यू क्या आ गई, सेम। तो फंक्शन क्या हो गया बच्चों, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, डेफिनेटली कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये बड़ी बारीक बात थी बेटा, इसको समझो आप, और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो आप। 4th पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है बच्चों, ये स्टेटमेंट तो आपको दिखाई दे ही रही है, मैंने बताया था मॉडुलस के साथ विदाउट मोड आ जाए तो आपने LHL RHL चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट हो सकती हैं 99% के केस में। तो LHL चेक करता हूं, लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड साइन मोड x बाई x। तो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा भाई, आपने 0/0 फॉर्म दिखाने लग रहा है ये, तो पुट करके दिखा देना 0/0 फॉर्म, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, पुट किया। इसमें x की जगह मैंने कहा था कि पुट करना हो कभी भी ऐसे उतार लेना आपने, ये साइन यहाँ पर लगा देना है, और यहाँ पर इक्वल कुछ भी हो लिमिट,
और यहाँ पर h, ठीक है ना। तो पुट करना आपने 0 माइनस h, तो यहाँ पर लिमिट हमेशा क्या आएगी 0, हर क्वेश्चन में लिमिट चाहे कुछ भी दे रखी हो यहाँ पर 0 आ जानी है। पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 0 माइनस h फिर इन मोड डिवाइडेड बाई माइनस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 और माइनस साइन h। यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया, सीधा सीधा दिखने लग रहा है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे है माइनस h। अब माइनस साइन h का मॉडुलस आप जानते हैं, प्लस साइन h आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस साइन h का मॉडुलस और नीचे माइनस h, तो ये माइनस का साइन बाहर ले लेता हूं मैं और ये क्या आ गया आंसर 1 और माइनस लगे हुआ बाहर। RHL निकालने की जरूरत नहीं रही बच्चों, f ऑफ 0 उसने क्या दे रखा है 1, ठीक है ना। तो तीनों निकालने की जरूरत नहीं है। अभी आपको रीजन क्या है कि ये दोनों अगर इक्वल नहीं आएगी तो RHL निकाल कर क्या फायदा होगा। RHL वैसे आएगी क्या 1 आएगी, देखो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो 1 आ जाएगा। तो 1 आएगी यानी कि एक ही वैल्यू आएगी ना कुछ, या तो वो इसके इक्वल आएगी या इसके इक्वल, दोनों के इक्वल तो आ नहीं सकती ना वैल्यू। इसलिए अगर कोई दो टर्म डिफरेंट मिल जाए LHL RHL f ऑफ a में से, तो तीसरी टर्म निकालने की जरूरत नहीं, सीधा फंक्शन को लिखो डिसकंटिन्यूअस। सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। Discontinuous at x इक्वल टू 0, 0 पर क्या होगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। अब भाई वैसे तो फिर मैं बात कर रहा हूं कि डिसकंटिन्यूटी की काइंड आपने बतानी नहीं है, एग्जाम में BSc में पूछते हैं, यहां पर मैं फिर भी बता देता हूं। ये है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। LHL RHL एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इक्वल नहीं है। LHL RHL एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो इस तरह की कंटिन्यूटी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है ना। देखो बच्चों सेम क्वेश्चन आ गया, 6 का एक पार्ट था ऐसा, x cos 1/x बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें लिमिट 0 थी, इसमें ये है। तो भाई मैं कॉमन लिमिट निकाल देता हूं, जैसे कि दोनों सेम आई थी वहां पर भी, लिमिट x अप्रोच टू a x माइनस a और cos 1/x माइनस a। तो करना क्या बेटा, आपने x की जगह a पुट करना, देखो a माइनस a और यहां पर आ जाएगा cos 1/a माइनस a, ठीक है ना। तो a माइनस a क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा cos 1/0, ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको कि एंगल कितना भी बड़ा हो, cos की वैल्यू -1 से +1 तक ही रहती है, एंगल से कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। जैसे कि cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, उसके बाद cos 330 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2, ठीक है ना। और बढ़ते रहो √3/2 रहेगी ऐसे केस में। जैसे कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है π/2 की 0, cos 3π/2 की 0, cos 5π/2 की 0, cos 7π/2 की 0, cos 9π/2 की 0, यानी कि cos के केस में इन सब की वैल्यू क्या होती है 0। प्लस माइनस लगाते रहो बेशक से कुछ भी, ये सारे सब की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0, ठीक है ना। और इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल होगा आपको देने के लिए, cos के केस में इन सब की वैल्यू क्या होती है 0। देखो एंगल को कितना भी बढ़ा लो तो वैल्यू इसकी रिपीट होती रहती है ना, पीरियोडिक फंक्शन है ना ये, 0 से 2π तक, उसके आगे चलेंगे 2π इसका पीरियड होता है, तो वैल्यू रिपीट होती रहेगी। तो एंगल कितना भी बड़ा आ जाए बच्चों, इसकी वैल्यू -1 से नीचे नहीं जा सकती, +1 से ऊपर नहीं जा सकती। तो ये क्या हो गया। अब आपको पहली बात ये बतानी मैंने कि 0 इंटू समथिंग 0 नहीं लिख देना, अभी बताया था मैंने आपको। तो इसलिए आपने ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये फाइनाइट क्वांटिटी है, तो वो मैं कर दिया हूं, उसको मैंने आपको बता दिया कि भाई इसकी रेंज जो होती है वो -1 से +1 होती है। cos x always belongs to -1 to 1 for all x belongs to रियल। रियल के बजाय भी कुछ भी हो, इमेजिनरी तो होगा नहीं, कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना हो, cos की वैल्यू यही रहती है। तो 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड +1,
तो देयरफॉर क्या आ जाएगा आंसर आपका 0, ठीक है ना। अब ये क्या है बच्चों 0, तो एफ ऑफ ए भी क्या आपके पास 0, ठीक है ना। तो लिमिट और एफ ऑफ ए दोनों क्या आ गई आपकी सेम, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन बेटा, वरना काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। अगली वीडियो में अपलोड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अच्छे से बिल्कुल बारीकी से इनको पढ़ो और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस करो उसको।